So, hello students, good morning once again. Everything is going fine? सब कुछ कुशल मंगल? सब ठीक चल रहा है ना मेरे अन्नदाता? तो काफी कुछ हमने सीख लिया। अब तक आपको मैंने मोलर मास के कॉन्सेप्ट तक सिखा दिया है। मोलर मास का क्या मतलब होता है, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इन सबको लेके कॉमन वर्ड हमने दिया था मोलर मास। एंड वी डिड ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑन मोलर मास, क्योंकि अल्टीमेटली आपको nobody is going to ask you the definition of molar mass. Actually, you have to understand molar mass and you have to apply it for solving various type of problems. For now, later, I am saying you again and again that this particular chapter is the bottleneck of the entire physical chemistry. If one is clear in stoichiometry, mole concept, फिजिकल केमिस्ट्री उसके मुट्ठी में होगा। और केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा तकलीफ फिजिकल केमिस्ट्री में ही होती है बच्चों को, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो गाइडेड नहीं होते हैं। इनिशियली इजी चीजें बता के और उनको खुश करने की कोशिश होती है, और इस प्रोसेस में जो सबसे बड़ा लॉस होता है वो है टाइम का। सो यू हैव टू यूज योर टाइम वेरी केयरफुली। टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड देयरफॉर इट इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग फॉर यू, एट लीस्ट नाउ। तो मोलर मास में कुछ और बात आज हम करेंगे। मोलर मास में कुछ अच्छे, कुछ बेटर, कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स को आज मैं कराऊंगा, और उसके बाद फिर एक और कॉन्सेप्ट आज मैं आपको सिखाऊंगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमिन करना। सो आई थिंक इट इज आवर 6th लेक्चर। मोल कॉन्सेप्ट lecture number 6, and that is on 30th of April 2020. मोलर मास पे एक दो और वैरायटी पहले मैं आपको सॉल्व करके सिखाता हूं कि कैसे मोलर मास को यूज करना। वैसे तो कल काफी वैरायटी मैंने आपको कराया, एक दो और टाइप बचते हैं, जरा उसको हम देख लेते हैं। आपने सुना होगा कुछ टर्म वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। पहले जरा मैं उसको 1 मिनट बता देता हूं। वोलाटाइल सब्सटेंस evaporates on simple heating. Non-volatile substance not affected by ordinary heating. वोलाटाइल सब्सटेंस जो हीट करने पे इवेपोरेट हो जाए, लाइक वाटर और वैक्स और इवन आयोडीन्स। आयोडीन वैसे तो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, थोड़ा सा हीट करो इवेपोरेट हो जाता है। नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस salt, NaCl, all metals, they are
नॉट अफेक्टेड बाय ऑर्डिनरी हीटिंग। तब अगले कुछ क्वेश्चन में मैं इन दो टर्म्स को यूज करूंगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले आपको बताया कि क्या होता है वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस। एक सिचुएशन देखते हैं, कह रहा है 10 ग्राम ऑफ अ सैंपल कंटेनिंग calcium carbonate and some non-volatile impurity. On heating, decomposes to calcium oxide and CO2 gas, leaving behind 6 gram of solid residue. Determine mass percentage of calcium carbonate in the original sample. एक सिचुएशन है, हमारे पास एक सैंपल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है एंड इम्प्यूरिटी है, और इम्प्यूरिटी का नेचर क्या है? नॉन वोलाटाइल, मीन्स हीट का इस इम्प्यूरिटी पे कोई असर नहीं होने जा रहा है, यह सॉलिड रेसिड्यू में ही रहेगा। जो वोलाटाइल होगा वो उड़ जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है हीट करने पे। कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है, किस तरह से? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोजिंग टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस। लेफ्ट साइड में इसके साथ साथ क्या होगा? इंप्यूरिटी भी होगा। जब हीट करेंगे तो इंप्यूरिटी कहां जाएगा? इंप्यूरिटी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रेसिड्यू में आ जाएगा, सो इंप्यूरिटी विल बी हियर। दैट इंप्यूरिटी विल रिमेन with calcium oxide solid, है या नहीं? अब कंजर्वेशन ऑफ मास सुना होगा आपने, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हालांकि ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बट अभी के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पे कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास इसके मास दिए गए थे 10 ग्राम, इसमें कुछ कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा और कुछ इंप्यूरिटी का मास होगा। हीट करने पे जो प्रोडक्ट बना, अब उसका मास भी टोटल 10 ग्राम ही होना है कंजर्वेशन ऑफ मास से, और अगर सॉलिड रेसिड्यू 6 ग्राम है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 4 ग्राम होगा। 6 + 4 10। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्योर CO2 का मास हमें नोन है, और CO2 का कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या रिलेशन है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मोलर मास देखोगे तो कैल्शियम का 40 दिया हुआ था
कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास देखेंगे तो 40 कैल्शियम का प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 इंटू 3 48 ऑक्सीजन का, ये 100 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास है। और इसके डिकम्पोजिशन से कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मिलेगा 56, 40 प्लस 16, और CO2 कितना मिलेगा 44 ग्राम, 1 मोल का मास। ये 56, 44, 100 सही है ना। अब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअली कितना मिला ये मालूम नहीं है। 6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड का मास नहीं है। 6 ग्राम में कैल्शियम ऑक्साइड भी होगा और इंप्यूरिटी भी होगा, लेकिन यह श्योर है कि यह 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का मास है। तो यूनिटरी मेथड से हम मालूम कर सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑब्टेन होता है तो 4 ग्राम CO2 कितने ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से ऑब्टेन होगा, and that will be the mass of calcium carbonate in 10 ग्राम of sample, और वहां से परसेंटेज आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या समझाया कि हम यूनिटरी मेथड यहां पे CO2 के मास और कैल्शियम कार्बोनेट के मास में लगाएंगे, क्योंकि CO2 का प्योर CO2 का मास 4 ग्राम जो बना है वो मालूम है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड के साथ यहां पर रिलेशन नहीं ले सकते हैं क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का मास हमें मालूम ही नहीं है। 6 ग्राम जो मास दिया गया है दैट इज नॉट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस इंप्यूरिटी। अगर आपने ये समझ लिया देन इट्स कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। हम कहेंगे 44 ग्राम CO2 फ्रॉम 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, सो 4 ग्राम CO2 एक्चुअल में कितना बना है 4 ग्राम, विल बी फ्रॉम 100 अपॉन 44 इंटू 4 11 100 by 11 9.09 gram. So this is the mass of calcium carbonate present in 10 ग्राम सैंपल। रिमेनिंग मास इंप्यूरिटी का होगा। तो यहां से अगर हम परसेंटेज सॉल्व करें, therefore percentage of calcium carbonate will be what? Mass of calcium carbonate 9.09 upon total mass 10 into 100, so it is 90.9%. 9.1% is impurity. समझ में आ गई बात सबको? पक्का? तो इसी को जरा रोटेट करके फिर से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 10 ग्राम सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट containing some volatile inert impurity on heating decomposes into calcium oxide and CO2, leaving behind 5 gram of solid residue. Determine mass percentage of
कैल्शियम कार्बोनेट इन द सैंपल। अब सिचुएशन क्या है, इंप्यूरिटी वोलाटाइल है, हीट करने पर वो भी चला जाएगा। यानी कि अब उस रिएक्शन को हम किस तरह से लिखेंगे, अब हम लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस impurities, and that combine is 10 gram, which on heating will give calcium oxide solid plus CO2 gas, and now impurity volatile होने के वजह से ये भी CO2 के साथ चला जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मास 5 ग्राम मिला, रेसिड्यू में तो केवल कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, तो इन दोनों का कंबाइंड मास भी 5 ग्राम होगा। अब इस बार CO2 का मास प्योर नहीं मालूम है, 5 ग्राम CO2 नहीं है, उसमें इंप्यूरिटी भी है, और इसलिए प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा इस बार CO2 का रिलेशन नहीं लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट से, क्योंकि CO2 का मास हमें मालूम नहीं है। लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड प्योर का मास इस बार मालूम है, और हमें मालूम है कि इसके 100 ग्राम अभी अभी हमने देखा था मोलर मास से इसके 56 ग्राम मिलते हैं, और इसलिए इस बार इन दोनों का रिलेशन लेना पड़ेगा यूनिटरी मेथड में, क्योंकि उसी का प्योर मास मालूम है। क्या करेंगे, कहेंगे कि सिंस 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड is obtained from 100 gram calcium carbonate, therefore 5 gram calcium oxide from what mass of calcium carbonate, 100 upon 56 into 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 8.9 ग्राम आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। So now this is the mass of calcium carbonate present in 10 gram of sample। समझ गया? और इसलिए परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, 89%, 8.9 अपॉन 10 इंटू 100, so it is 89% pure, remaining 11% is impurity। समझ गए बात को? पक्का? आगे बढ़ सकते हैं। एक और प्रॉब्लम मैं देता हूं इसी पे, कह रहा है 10 ग्राम mixture, a 10 gram mixture of magnesium carbonate and calcium carbonate on heating decomposes into magnesium oxide, calcium oxide, giving off CO2 gas if 5.25 gram solid residue is obtained, determine percentage composition of the
मिक्सचर। मिक्सचर का परसेंटेज कॉम्पोजिशन मालूम करना है। इस बार मिक्सचर है, कोई इंप्यूरिटी नहीं है, दोनों डिकम्पोज करेगा, दोनों डिकम्पोज करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास दिया हुआ है 24, कैल्शियम का 40। मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड डिकम्पोज करेगा, देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2। सॉलिड रेसिड्यू में क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चला गया वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम सॉलिड रेसिड्यू में x ग्राम ले लें कैल्शियम ऑक्साइड का, या इसको ऐसे करते हैं, अगर हम मिक्सचर में ही ले लें x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का, तो बताओ 10 माइनस x ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास अभी अभी हमने देखा है कई बार 100 ग्राम होता है, और कैल्शियम ऑक्साइड का मोलर मास 56 ग्राम होता है। तो हमारे पास एक रिलेशन है कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलता है। तो 1 ग्राम से 56/100, तो x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से कितना मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड? 56/100 x ग्राम। उसी तरह से मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास अगर निकालोगे तो ये 24 मैग्नीशियम का, 12 कार्बन का, 48 ऑक्सीजन का, ये हो जाएगा 84। और इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड का हो जाएगा 24 प्लस 16 40 40। यहां पे क्या रिलेशन है? यहां पे रिलेशन क्या है? यहां पे रिलेशन है 84 से 40। तो 10 माइनस x ग्राम से कितना मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड? 84 से 40, 1 से 40/84, सो 10 माइनस x से 40/84 इंटू 10 माइनस x। मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मास आ गया x के टर्म में, दोनों को ऐड करके 5.25 से हम इक्वेट कर लेंगे। क्या करेंगे? हम लिखेंगे कि since 100 gram calcium carbonate gives 56 gram calcium oxide, so x gram of this will give 56/100 into x gram calcium oxide. Similarly 84 gram of magnesium carbonate gives 40 gram magnesium oxide, and therefore 10 minus x gram of this will give 40/84 into 10 minus x gram MgO. And now the mass of MgO plus mass of calcium oxide is 5.25. तो हम क्या लिखेंगे? 56x/100 plus 40 into 10 minus x/84 is 5.25. Now algebraic work is left. इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से, अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 से 4 10 जा 4 से 21, ठीक है। सो एलसीएम इधर हो जाएगा 2100
So 56 into 21x plus 10 into 100 into 10 minus x is 5.25। सिंपल अलजेब्रा कर रहे हैं। यहां से 56 इंटू 21x इधर हो जाएगा 1000 माइनस 1000x। 56 इंटू 21 56 इंटू 21 इज 1176 1176 x प्लस 10,000 माइनस 1000x इज इक्वल टू 525 इंटू 21। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने और 100 से डेसिमल को रिमूव कर दिया। 1000x, so it is 176x is equal to 525 into 21 is how much? 525 into 21 is 11025. It is 11025. So 176x is equal to 11025 minus 10,000. How much? Minus 10,000 is 1025. 1025. So x is 1025 divided by 176 is equal to 5.82 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का मास आ गया तो परसेंटेज 58.2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 58.2%, क्योंकि 10 ग्राम सैंपल था बाई 10 इंटू 100। ये तो एक तरीका है। इसको मैं एक और तरीके से करके दिखाता हूं। अगर कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड के मास का सम 5.25 है तो कंजर्वेशन ऑफ मास से CO2 का टोटल मास 4.75 ग्राम होगा कि नहीं? अब हम ये भी तो कह सकते हैं कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2 मिलेगा, और सेकंड वाले रिएक्शन में 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से भी 44 ग्राम ही CO2 मिलेगा, क्योंकि उसके 1 मोल का मास 44 ग्राम है। जब जरा CO2 के साइड से कैलकुलेट करते हैं और फिर देखेंगे फायदा क्या होगा। हम कहेंगे 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 gram CO2, so x gram of calcium carbonate will give 44 upon 100 into x gram of CO2. Similarly, 84 gram magnesium carbonate gives 44 gram CO2, so 10 minus x gram of this will give 44 upon 84 into 10 minus x gram of CO2। और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें 44x upon 100 plus 44 upon 84 into 10 minus x is equal to 4.75। मोरलेस वही काम किया है हमने, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कम होगा, क्योंकि पीछे जब हम सॉल्व कर रहे थे तो यहां डिफरेंट वैल्यू आया था, जाके देखो, एक में 56 और एक में 40 आया था। अभी ये दोनों CO2 के साइड से सॉल्व करेंगे तो सेम ही आ जाएगा, और इसलिए उसको कॉमन लिया जा सकता है और कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है।
यहां से भी हम x को सॉल्व करेंगे तो वही आ जाएगा 5.28 ग्राम, 5.28 ही आया था ना, 5.82 ग्राम और 58.2% कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हम मोलर मास को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब मोलर मास पे एक आखिरी क्वेश्चन कराते हैं, मोलर मास का क्लाइमेक्स। थोड़ा मुश्किल होगा, रोना मत। कह रहा है 5 ml ऑफ ऑयली पॉलीमर जिसकी डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर ml इज स्पिल्ड ओवर ए लेक। It covers 50 meter square area of lake by forming a monomolecular layer of polymer molecule, monomolecular layer of polymer molecule. Radius of polymer जो कि स्फीयर है, पॉलीमर मॉलिक्यूल को स्फेरिकल हम लेंगे, पॉलीमर मॉलिक्यूल is 250 picometer. Determine molar mass of polymer. थोड़ा डीप थॉट बेस्ड क्वेश्चन है। अक्सर देखा होगा आपने, ऑयल्स अगर कहीं पे पानी उन्हीं पे पड़ जाए तो ऊपर फ्लोट करते रहता है। सब्जी बनते देखा होगा घर में, तो सब्जी के ऊपर ऑयल फ्लोट करता है क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। रेनी सीजन में देखा होगा कहीं पे वाटर लॉजिंग हो गया है तो उस पे ऑटोमोबाइल्स के ऑयल वगैरह सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे होते हैं। कुछ वैसा ही सिचुएशन है यहाँ पे। सिचुएशन क्या है कि लेक को मैं कुछ इस तरह से दिखा रहा हूं। लेक का ये टॉप सरफेस मैंने दिखाया है। इसके ऊपर पॉलीमर मॉलिक्यूल्स का एक लेयर बन गया है। पॉलीमर मॉलिक्यूल का लेयर बन गया है कुछ इस तरह से। लेकिन कंडीशन यह है कि सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर है, यानी मॉलिक्यूल के ऊपर मॉलिक्यूल
नहीं है। इसको बेहतर समझने के लिए एक ऑर्डिनरी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। इमेजिन करो घर में एक सिंपल टब, वाटर टब, कपड़ा वपड़ा धोने के लिए रखते हैं ना, वाटर टब, पानी का टब है, छोटा सा वाटर टब। छोटे बच्चे को नहलाने के लिए भी वाटर टब यूज होता है। आप तो नहीं नहलाते होंगे, नहाते होंगे उसमें, आप तो बड़े टब में नहाते होंगे। तो स्मॉल टब इमेजिन करो, और टेबल टेनिस खेलते हो, तो टेबल टेनिस के बॉल, उसको पिंग पोंग बॉल बोलते हैं। ढेर सारे टेबल टेनिस टीटी बॉल उस टब में पानी भर के उसके ऊपर छोड़ दो, तो पिंग पोंग बॉल क्या होगा? पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। इतना बॉल हमने छोड़ दिया कि बॉल का एक सिंगल बॉल का लेयर बन गया पानी के ऊपर। बॉल के ऊपर बॉल नहीं है, वो बॉल मॉलिक्यूल है। सिचुएशन विजुलाइज कर पा रहे हैं? तो समझ लो ये जो मैंने स्फीयर दिखाया है, ये पिंग पोंग बॉल है, वो वाटर के सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है। सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, लेकिन बॉल के ऊपर बॉल नहीं है। अब ऑयल का वॉल्यूम दिया था 5 ml, डेंसिटी दिया है ऑयल का, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से मास आ जाएगा। लेक का एरिया दिया है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम काउंट कर लें सरफेस पे, तो हमारे पास एक रिलेशन होगा कि इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है, तो 1 मोल का मास कितना होगा, क्योंकि मास तो नोन है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम हो जाए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मालूम हो जाए, तो रिलेशन आ जाएगा इतने मॉलिक्यूल का मास इतने ग्राम, सो 1 मोल का मास कितना। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने के लिए हमें यह मालूम करना पड़ेगा कि एक मॉलिक्यूल वाटर सरफेस का कितना एरिया कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है। और उसके लिए एक सिचुएशन इमेजिन करो। इमेजिन करो एक क्यूब, एक क्यूबिकल बॉक्स इमेजिन करो। एक क्यूबिकल बॉक्स इमेजिन करो, गत्ते का डब्बा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्यूब में एक लार्जेस्ट साइज का स्फीयर रख दें, स्फीयर, इस डब्बे में मैंने एक लार्जेस्ट साइज का स्फीयर रख दिया, तो स्फीयर का डायमीटर क्यूब का साइड होगा कि नहीं? स्फीयर पिंग पोंग बॉल है, क्यूब वर्चुअल इमेजिनेशन है, क्यूब कुछ नहीं है। भले ही पिंग पोंग बॉल एक पॉइंट पे वाटर को टच करेगा, लेकिन वो वाटर के कितने एरिया को कवर करेगा? वो वाटर के इस एरिया को, इस क्यूब के एक सरफेस के एरिया को कवर करेगा। यानी कि उस एरिया में दूसरा स्फीयर नहीं आ सकता। दूसरा स्फीयर, इसके बगल में ऐसा ही एक क्यूब हम इमेजिन करें, है या नहीं? तो दूसरा स्फीयर अब इसमें होगा इस तरह से, और ये दूसरा पिंग पोंग बॉल, दूसरा मॉलिक्यूल है। तो बॉल भले ही एक पॉइंट पे टच कर रहा है, लेकिन बॉल वाटर पे कितना सरफेस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जिसमें कि कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आ सकता, क्यूब के एक फेस के एरिया के बराबर। और इस क्यूब का साइड क्या होगा? अगर इसका रेडियस r है तो a इज इक्वल टू 2r होगा, और इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया ऑफ फेस क्या होगा? a स्क्वायर 4r स्क्वायर।
यानी कि एक मॉलिक्यूल वाटर के सरफेस के कितने एरिया को ढकेगा, कवर करेगा? 4r² को। सो एरिया कवर्ड बाय one molecule will be how much? Will be 4r. R is 250. पिको मतलब 10 का पावर -12 मीटर स्क्वायर। सही है ना? 250 लिया ना रेडियस? हाँ, रेडियस 250। सो 2.5 इंटू 10 का पावर -10 का स्क्वायर, सो इट विल बी 4 इंटू 2.5 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर। ये क्या किया मैंने? इसको 2.5 इंटू 10 का पावर -10 लिख के 10 का पावर -10 का पावर 20 हमने बाहर निकाल लिया। 2.5 का स्क्वायर 6.25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 6.25 इंटू 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर, सो 25 इंटू 10 का पावर -20 मीटर स्क्वायर। यानी कि एक मॉलिक्यूल पानी के सरफेस पे कितना एरिया को रिस्ट्रिक्ट करेगा, कितना एरिया घेर लेगा? इतना 25 इंटू 10 का पावर -20 स्क्वायर। टोटल एरिया लेक का था 50 मीटर स्क्वायर, तो टोटल एरिया को इस स्मॉल एरिया से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी area of lake divided by area covered by a molecule will be 50 meter square divided by 25 into 10 का power -20, so 25 52, so it is 2 into 10 का power 20 मॉलिक्यूल्स। तो जो 5 ml पॉलीमर हमने डाला था सरफेस पे, उसमें मॉलिक्यूल आ गए। उस 5 ml का मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ 5 ml ऑयली पॉलीमर will be, wow, how much? Volume into density 5 into 0.84 ग्राम। ये 5 ml था, ये 0.8 ग्राम पर ml, तो 4 ग्राम। So now you have the relation that 4 gram of polymer contain this much molecule. मोलर मास क्या होता है? 1 मोल का मास। यूनिटरी मेथड अब लगा देंगे। इतने मॉलिक्यूल का मास इतना, तो 1 मोल का मास कितना? क्योंकि 2 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल्स का मास होगा 4 ग्राम, सो 6.022 इंटू 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? 4/2 इंटू 10 का पावर 20 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 ग्राम। 2 2 जा 4, 2 6 ले लें अगर इसको तो 12, 20 से यहाँ जाएगा 3 रह जाएगा, so it will be 12 approximately into 10 का power 3 gram, and that is mass of this much molecule, which is 1 mole. So this is also molar mass. समझे कुछ?
ये वेजा फ्राई हो गया? नहीं, समझ गया? तो मोलर मास पे काफी बातें हो गई। अब थोड़ा आगे कुछ और बातें आज आपको मैं बताता हूं। मोलर मास से रिलेटेड एक और क्वांटिटी है, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आज मैं आपको डीपीपी 2.1 एंड 2.2, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है, 2.1 एंड 2.2 दे दूंगा। अब आज से आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे और कल अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपके डीपीपी 1.1 एंड 1.2 का डिस्कशन कर दूंगा। अब आ जाओ empirical formula and its determination। empirical formula होता क्या है आपने स्कूल डेज में सुना होगा। यहां पर उसका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन करना है, कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उससे मालूम करना है। इंपेरिकल फॉर्मूला के बारे में क्या जानते हो? इंपेरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड विथ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जरा डेफिनेशन बनता है, एक लाइन में लिख देता हूं। empirical formula is the simplest formula of a compound with elements present in simple whole number रेशियो। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। या मैं लिखता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इधर मैं लिखता हूं इंपेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड इंपेरिकल फॉर्मूला। बेंजीन C6H6, इसमें 6 का कॉमन फैक्टर है, तो अगर इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में लिखेंगे तो बेंजीन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा CH। कॉमन फैक्टर कितना है? 6 का, है ना? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड HO, कॉमन फैक्टर 2 का। ग्लूकोज C6H12O6, कॉमन फैक्टर 6 का CH2O। ब्यूटीन C4H8, 4 है कॉमन फैक्टर CH2। पोटेशियम पर सल्फेट K2S2O8, KSO4, कॉमन फैक्टर 2। इस तरह से हम इंपेरिकल फॉर्मूला देखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कॉमन फैक्टर को ड्रॉप कर दो, जो बच गया वो इंपेरिकल फॉर्मूला। समझ गए ना? तो मोलर मास और इंपेरिकल फॉर्मूला, मास में कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको? अगर हम कोई एक लेते हैं बेंजीन, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा?
12 इंटू 6 72 प्लस 6 78। इंपेरिकल फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 13। और इस 13 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 78 आ जाएगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इंपेरिकल फॉर्मूला वेट इनटू कॉमन फैक्टर इज व्हाट? मोलर मास। तो अगर इन तीनों में से कोई दो नोन हो तो तीसरा मालूम कर सकते हैं। अब मेन जो है इसमें वो है डिटर्मिनेशन ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला डिटरमिन कैसे करते हैं? किसी भी कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करने के लिए आपको इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एलिमेंट्स आपको नोन होना चाहिए। कुछ समझा मैंने क्या कहा? यही मेन है इसका। डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula. How we determine it? इसके लिए in a given mass of compound, say 2 gram compound, 5 gram compound, in a given mass of compound, mass of each elements must be known. सपोज करो compound has 3 elements x, y and z। एक कंपाउंड 3 एलिमेंट से बना है x, y, z से। हमें इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मालूम करना है। तो हमें क्या चाहिए? इन तीनों एलिमेंट का इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड। सपोज करो कंपाउंड का 5 ग्राम लिया तो उसमें x कितना, y कितना, z कितना है, ये मालूम होना चाहिए। अगर मालूम है तो उसके बाद क्या करना है? इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है। इंपेरिकल फॉर्मूला डिटर्मिनेशन के लिए हमें एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होता है। उस टेबल में टॉप में रखते हैं हम एलिमेंट x, y एंड z और यहां पे लिखेंगे मास। सपोज करो इसका मास m1, इसका मास m2, इसका मास m3 है। आपको क्या करना है? इस मास को मोल में कन्वर्ट करना है और आपको पता है मास अपॉन मोलर मास नंबर ऑफ मोल होता है। तो अगर इसको मोल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? उनको मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा m1 अपॉन मोलर मास ऑफ x, ये हो जाएगा m2 मोलर मास ऑफ y, m3 मोलर मास ऑफ z। ये आ गए सबके मोल। अब इसके बाद इसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ n से सबको डिवाइड कर देना है, यानी कि इन तीनों का वैल्यू देखना है और इसमें जिसका वैल्यू मिनिमम होगा, जिसका वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा, समझ रहे हो? जिसका वैल्यू मिनिमम होगा उससे हमें डिवाइड कर देना है सबको। अभी तो कुछ पता ही नहीं है कौन क्या है, तो मान लेते हैं
let it be मिनिमम। तो m2 अपॉन y से ही सबको डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वाला टर्म क्या आ जाएगा, m1 अपॉन मोलर मास ऑफ x इंटू मोलर मास ऑफ y अपॉन m2। m2 अपॉन my से डिवाइड करेंगे और सेकेंड वाला टर्म तो 1 हो जाएगा, उसी से खुद को डिवाइड करेगा तो 1 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, m3 अपॉन मोलर मास ऑफ z इंटू मोलर मास ऑफ y अपॉन m2। अब सिंपल रेशियो आ गया। अब करना है इनका इंस्पेक्शन। फर्स्ट if simple ratio are integer or near integer, प्लस माइनस 0.2 का अप्रोक्सीमेशन अलाउड है। यानी कि कहीं पे अगर 3.82 है तो उसको हम राउंड ऑफ करके 9 ले लेंगे, और अगर कहीं 4.1 है तो उसको राउंड ऑफ करके हम 4 ले लेंगे। 3.8 है तो उसको 4 ले लिया, 4.1 को भी 4 ले लिया। लेकिन अगर 3.6 है तब ऐसा ये नहीं चलेगा। प्लस माइनस 0.2 आगे पीछे है, उसको आप राउंड ऑफ कर लेंगे टू द नियरेस्ट इंटीजर। If simple ratio are integer or near integer, this ratio will be the simplest ratio। और उन एलिमेंट के साथ इन सब नंबर को लगा देना, वही इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करना है, ठंड लग रही है। अगर सिंपल रेशियो होल नंबर नहीं है तो क्या करना है, if simple ratio are not integer, अगर इंटीजर नहीं है तो क्या करना है, उसे कुछ स्मॉलेस्ट पॉसिबल कांस्टेंट ढूंढना है जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे सभी इंटीजर बन जाए या नियर इंटीजर हो जाए। नॉट इंटीजर मल्टीप्लाई बाय ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल कांस्टेंट to make them integer or near integer। But it appears very abstract in this manner, and therefore we should go through by रियल प्रॉब्लम में इसे अप्लाई करते हैं, तब ये ज्यादा अपन लोगों को समझ में आएगा। सही है ना? एक सिचुएशन लेते हैं।
कहा जा रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज 50% bromine, 5% hydrogen and remaining carbon. Determine empirical formula. ब्रोमीन का एटॉमिक मास 80 होता है, मोलर मास 80 ग्राम पर मोल। सिचुएशन क्लियर है? एक कंपाउंड में मास परसेंट दिया हुआ है ब्रोमीन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का। मास परसेंट भी मास ही है। मैंने क्या कहा था? इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड, इन ए गिवन मास ऑफ कंपाउंड इंडिविजुअल एलिमेंट का मास नोन होना चाहिए। तो अगर परसेंटेज है तो गिवन मास 100 हो गया ना प्रभु। तो 100 ग्राम मास ले लेंगे तो जो परसेंटेज है वही मास हो जाएगा। करेक्ट? और इसलिए लेट अस टेबुलेट इट। ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कार्बन, मास 55, 45, मोल क्या हो जाएगा? 50/80, 5/1, 45/12, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। ये आ गया 5/8, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा कितना? 3 से सॉरी ये हो जाएगा कितना? 3 से 3 4 12, 3 15। स्मॉलेस्ट कौन है इसमें? ब्रोमीन। 1 से भी कम है, ये तो 5 है और ये भी 1 से ज्यादा है, 15/4। तो सिंपल रेशियो बनाने के लिए ब्रोमीन का मोल 5/8 से डिवाइड हो जाएगा सर। डिवाइड बाय 5/8, ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 5/8 इंटू 8/5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 15/4 डिवाइडेड बाय 5/8, सो 8/5। यहां 5 गया, यहां 5 गया, 4 2 जा 8, क्या आ गया? 1 8 and 2। 50%, 5%, 45%। सही है? 15/4 तभी मैं करें, गड़बड़ कहाँ हो गया? 5 3 जा 15 तो लिया ही नहीं, तो 1 8 और ये 6 हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। So what is empirical formula now? C6H8 Br, sorry, C6H8 Br। कुछ समझे हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे वर्कआउट होता है? एक और सिचुएशन लो। क्वेश्चन है a compound of elements X and Y as 40% X by mass. Also
atomic mass of X, atomic mass of X is twice of atomic mass of Y. Deduce empirical formula. 40% X है, फिर से 100 ग्राम ले लेंगे मास। X Y mass 40 60, so number of mole, mass upon molar mass, mass upon molar mass, 40 upon molar mass of X, 60 upon molar mass of Y. मोलर मास ऑफ X एंड Y में रिलेशन दिया गया है, कहा जा रहा है मोलर मास ऑफ X इज 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ Y, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक मास ऑफ Y। तो यहां पे हम मोलर मास ऑफ X के बदले में 2 टाइम्स मोलर मास ऑफ Y लिख दें, ये वाला रिलेशन, तो m by कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी कि ये रह जाएगा 2 और ये रह जाएगा 6। और सिंपल रेशियो के लिए 2 से डिवाइड कर दो इसे, तो ये 1 ये 3 हो जाएगा, और इसलिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा x by 3। समझ रहे हैं कुछ? एक और सिचुएशन लो, क्वेश्चन है कंपाउंड of X and Y, compound of X and Y has one third X by mass, 1/3 X है by mass, also molar mass of X is 1/3 molar mass of Y. Deduce empirical. इस बार कह रहा है कि X जो है वो 1/3 बाय मास है, तो अगर हम 1 ग्राम ले लें कंपाउंड का, तो उसमें 1/3 ग्राम X हो जाएगा और 2/3 ग्राम Y हो जाएगा। सही है ना? वही क्वेश्चन है, X Y, ये अगर 1/3 ग्राम, तो ये हो जाएगा 2/3 ग्राम, 1/3, तो हमने 1 ग्राम टोटल ले लिया, 1/3 2/3 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, मास अपॉन मोलर मास, 1/3 मोलर मास ऑफ X से डिवाइड कर रहे हैं मोलर मास से, ये हो जाएगा 2/3 मोलर मास ऑफ Y। और साथ में रिलेशन क्या दिया है कि मोलर मास ऑफ X इज 1/3, मोलर मास ऑफ X इज 1/3 टाइम्स मोलर मास ऑफ Y। तो अगर हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें 1/3 मोलर मास ऑफ X के लिए 1/3 मोलर मास ऑफ Y, और इसको वैसे ही रहने दें 2/3 मोलर मास ऑफ Y, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/Y रह जाएगा। सही है ना? ये रह जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल
1 अपॉन मोलर मास ऑफ y, 2 अपॉन 3 मोलर मास ऑफ y। इसमें कौन स्मॉलर क्वांटिटी है? सेकंड वाला। 1 अपॉन m का कोएफिशिएंट वहां पे 2/3 है, यहाँ 1 है, 2/3 लेस देन 1, तो ये स्मॉलर क्वांटिटी है, तो इसी से डिवाइड कर दो तो सिंपल रेशियो आ जाएगा। सिंपल रेशियो क्या आ जाएगा? सिंपल रेशियो आ जाएगा 1 अपॉन मोलर मास ऑफ y इंटू 3 टाइम्स मोलर मास ऑफ y अपॉन 2, और दूसरा हो जाएगा 1। तो ये आ रहा है 3/2:1, 3/2:1। तो होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 3:2 के रेशियो में, और फॉर्मूला आ जाएगा x3/2। समझ गया कुछ? एक और सिचुएशन लो, कह रहा है एन oxide of nitrogen, an oxide of nitrogen has 64% oxygen by mass. Deduce empirical formula। नाइट्रोजन का मोलर मास 14 है। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो उसमें क्या होगा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास परसेंट 64, तो रिमेनिंग 36% नाइट्रोजन। ठीक है ना? सॉरी, यहां पे सॉल्यूशन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का मास 36 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 64 है 100 स्केल पे। इसे अगर मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 36/14, 64/16 ऑक्सीजन का मोलर मास। ये हो गया 4, ये हो गया 7, 9/7। सिंपल रेशियो के लिए क्या करें? स्मॉलर क्वांटिटी 9/7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4 × 7/9। बताओ क्या हुआ? इसको अगर हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें, अभी ये क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28/9। गड़बड़ है। 36, 64, 36/14, 64/16। तभी मैं कहूँ ना गड़बड़ है, कैलकुलेशन एरर है। हमने 2 से डिवाइड किया था यहाँ पे, तो 2 7 जा 14 and 2 × 18 36, so it will be 4 divided by 18/7, से 7/18 हो जाएगा यहाँ पे। 28/9 × 2 है ये, तो ये 9 3 जा 27 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हैं 3/2। तो सिंपल रेशियो के लिए इसको होल नंबर बनाने के लिए क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें, × 2 कर दो, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और फॉर्मूला N2O3 हो जाएगा। समझ रहे हो कुछ? इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला की हम वर्किंग करते हैं।
लो एक और सिचुएशन है, देख लो। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन in 9:1:3.5 mass ratio. Determine empirical formula. बनाओ टेबल। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मास 9 ग्राम तो 1 ग्राम 3.5 ग्राम, मोल 9/12 1 3.5/14. Let us simplify. 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3/4 यहाँ पे हो जाएगा। इसको हम 0 ले लें, डेसिमल को रिमूव करके, तो 35 × 4 ये हो जाएगा 1/4। स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इसमें कौन है? यही है, तो इसी से डिवाइड कर लेते हैं सबको। सिंपल रेशियो आ जाएगा। सिंपल रेशियो 3/4 × 4 4 1 ये हो गया 3:4:1। फॉर्मूला इंपेरिकल क्या हो गया? C3H4n C3H4n। अंडरस्टूड? तो इस तरह से इंपेरिकल फॉर्मूला की सिंपल वर्किंग कुछ आज मैंने आपको बताया। अब आपको DPP 2.1 DPP 2.2 आज मिल जाएगा और उसको सॉल्व करना शुरू कर देना है। नेक्स्ट क्लास में इंपेरिकल फॉर्मूला पे कुछ अच्छे, कुछ स्टैंडर्ड, कुछ एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, एंड दैट विल कंप्लीट ए ह्यूज पार्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास कॉन्सेप्ट, एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग the challenging part of mole concept, which is laws of chemical combination. काफी बड़ा चैप्टर है, चलता रहेगा। लॉकडाउन का मजा लो, घर में बैठ के मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक, तो इजाजत है आज। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।